हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधाई क्लासेस के इस लो प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो लोधाई क्लासेस के चैनल पर हम बीए का अध्ययन करवा रहे हैं। बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरा टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप में से कोई अगर बीए के स्टूडेंट भी हो तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हो, उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में कुछ रिक्वायरमेंट के तौर पर ही मैं एलएलबी को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, लो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके तहत मैं पूरे एलएलबी के सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज पूरा रिवाइज करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। कंप्लीट करवाने के बाद में कुछ मास्टर वीडियो के तौर पर उनके रिवीजन वीडियो भी मैं डालूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं स्टार्ट करने वाला था फर्स्ट सेमेस्टर से, परंतु कुछ रिक्वायरमेंट को लेकर कुछ डिमांड थी मेरे पास, जिसको लेकर के मैं सेकेंड सेम से स्टार्ट कर रहा हूँ यह वीडियो, जिसमें प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम रही तो फिर उस पर कुछ मास्टर वीडियो भी आते जाएंगे, या फिर अल्टरनेटिव तौर पर मैं आपको वीडियो देता जाऊंगा। साथ में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च से मैं थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाला हूं। थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को मैं पूरे टॉपिक वाइज पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे अभी तक लो क्लासेस के कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं है जो सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज पूरे डिटेल में यानी विस्तार से पढ़ाया गया हो। ठीक है, इसके तहत हम बात करेंगे। सबसे पहले संविधान को हमने उठाया है। संविधान का जो पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 की हम बात करेंगे। इस पार्ट 2 के हमने दोस्तों यहाँ पर जो है 4 टॉपिक को लिया है। हमने 4 टॉपिकों को उठाया है, जिसमें से राज्यों का संघ पहला टॉपिक है हमारा, राज्यों का संघ। सेकंड है भारत राज्य का क्षेत्र। थर्ड है संविधान में उपबंध। फोर्थ है हाई कोर्ट के उपबंध। कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं संवैधानिक विधि 2 सेकेंड, उसके अंतर्गत हम 4 टॉपिकों को आज इस वीडियो में खत्म करेंगे। इस क्लास के तहत हम खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर इस क्लास में बस आप बने रहिए और बस देखते रहिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा बिल्कुल जो आपका टॉपिक है, ये पूरा जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, वो पूरा आपका पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। यहां से वीडियो देखने के बाद में अगर जब आप अपनी बुक पढ़ोगे तो कोई भी जरा से भी वहां पर आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। और आपको आकर्षित करना ये मेरा कार्य है कि आप इस क्लास में बोर नहीं होंगे। बस आप क्लास को स्टार्ट करिए, देखिए, और कृपया करके अपने हाथ में पेन और कॉपी जरूर ले लें, क्योंकि मेरे अनुसार, मेरे मानने के अनुसार इससे बेहतर नोट्स आपके पास नहीं होंगे, आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा इतना लेंदी होता है, उस लेंदी टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं एच.एस. लोधा अगेन लोधा जी क्लासेस के इस लो प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सब्जेक्ट। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा राज्यों का संघ, सेकेंड है भारत राज्य का क्षेत्र, दूसरा 3 नंबर संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं, और चौथा है हाई कोर्ट के क्या उपबंध इन यूटी क्षेत्र में है। यूटी क्षेत्र यानी कि जो हमारा टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। या इस पूरे टॉपिक में हम एक ही बात करने वाले हैं कि जो हमारे यूटी है, यूटी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य है, मैं उनको शॉर्ट में यूटी बोल रहा हूं ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूटी में किस प्रकार से शासन किया जाता है, किस प्रकार से कौन शासन करेगा, और ये शासन जो शासक होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं कि उसको संविधान में कहां पर क्या उपबंध दिया गया है उसको लेकर के। साथ ही साथ में ये देखेंगे कि उसको नियुक्त कौन करता है, उसका कार्यकाल होता है या नहीं होता, तो क्या क्या उसके पूरे संविधान में उससे संबंधित यानी यूटी से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, हम इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर। इसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं। तो पहले टॉपिक के अनुसार राज्यों का संघ, कहने का अर्थ यह है कि राज्यों का संघ। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट सेम का अगर संवैधानिक विधि फर्स्ट अगर बहुत अच्छे से देखा होगा या समझा होगा उसको, तो उसमें वहां पर बात की गई थी कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसकी प्रस्तावना के बारे में कहा गया था। ठीक है, कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लिखित है कि भारत राज्यों का एक संघ है। और इस बात को संवैधानिक विधि फर्स्ट में अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया था कि किस प्रकार से भारत राज्यों का एक संघ बना है। ठीक है, यानी कि संघात्मक,
परिसंघात्मक या संघ क्या होता है इसके बारे में, या एकात्मक प्रशासन क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया गया था। ठीक है, अगर आप कोई कंफ्यूजन हो तो अगर आप जो है कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें कि संघात्मक, परिसंघात्मक और जो है एकात्मक प्रशासन के बारे में मैं बता सकता हूं आपको। ओके, तो बढ़ते अपने सेशन में। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लॉ में, हिंदी मीडियम में विशेष करके एक क्या प्रॉब्लम रहती है कि हम शब्दों से डर जाते हैं। जो इसमें शब्द वर्णित होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, उन शब्दों से डरकर भागने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो कभी ना करें। तो उन शब्दों के तहे में जाइए, उसका अर्थ समझिए, और आई प्रॉमिस कि जब आप उसका अर्थ समझेंगे, अगर आपने उस शब्दों का अर्थ पकड़ लिया तो उसके बाद में कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। उस शब्दों को एक बार पढ़ेंगे और एक ही बार में पूरा क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए स्पष्ट कहा गया भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये जो शब्द है, ये शब्द कहां से लिया गया है? तो हमने, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद जो है विदेशों के, यानी कि अन्य देशों के संविधान से हमने लिए हैं। ठीक है, जिसमें काफी देशों का, जैसे कि ब्रिटेन, यूएसए, इंग्लैंड, ब्रिटेन यूएसए हो गया, और साथ में आपका जो है स्विट्जरलैंड है, और भी काफी देश है जिनका यानी कि जो अच्छे उपबंध है उनको हमने अपने संविधान में सम्मिलित कर लिया। जैसे कि कहने का अर्थ यह है कि लगभग जब हमारे संविधान बन रहा था तो संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान को रीड किया, उसके बाद में अपना संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो उसी के अनुसार जब वो संविधान सभा में संविधान बन रहा था, उसी में जो है यूएसए एक्ट 1867, यूएसए एक्ट 1867 की अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट था दोस्तों, यहाँ पर एक चीज है छोटी सी, समझ लीजिए कि वैसे तो हमने भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि जो देश है, जो संघ है, वो राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ये जो शब्द है हमने कहां से? यूएसए एक्ट 1867 से लिया था। ठीक है, ये जो यूएसए एक्ट 1867 है, इसको थोड़ा सा वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए। यूएसए एक्ट जो है ये उस समय एक्ट आया था जब यूएसए, यानी कि जब उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, कनाडा जिसको हम बोलते हैं कनाडा है, उस कनाडा पर ब्रिटेन का अधिकार था। उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था कनाडा। ठीक है, तो उस समय ये एक्ट आया था ब्रिटेन के द्वारा, तो उसमें ही था ये कि यूएसए जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, उसी से हमने उठा के ये अनुच्छेद या कहें कि ये नियम उठा के हमने अपने संविधान में डाल लिया और कहा कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। तो ये भारत राज्यों का संघ होगा। ये संघ क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा आज इस प्रकार समझा दूंगा कि लाइफ में कभी भी आप उसको लेकर कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। ओके, बस बने रहिए आप इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, जो ये शब्द था कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये शब्द हमने यूएसए एक्ट 1867 से लिया है। साथ साथ याद भी करते चलिए, लिख तो आप रहे हैं, नोट आउट तो कर ही रहे हैं, साथ में याद भी करते चलिए कहां से लिया हमने? यूएसए एक्ट 1867 से, 1867 से हमने ये शब्द लिया है। ओके, दूसरी बात, अच्छा ये शब्द लिया क्यों है? क्वेश्चन ये भी तो उठता है, भाई कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के पीछे कारण छुपा होता है जिसे हम उद्देश्य बोलते हैं। तो क्या उद्देश्य था ये शब्द लेने का? उद्देश्य आखिर था क्या? हमने ये शब्द लिया क्यों? तो ये शब्द लेने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जो केंद्र है, केंद्र राष्ट्र तो अच्छे समझते हैं आप, आई होप समझते ही होंगे। ठीक है, तो केंद्र जो है, उस केंद्र को शक्तिशाली हम बनाएं। केंद्र जो है, जो केंद्र है वो शक्तिशाली हो राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करने के लिए हमने ये धारणा अपनाई। और दूसरा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक विकास हो कहां पर? अरे भाई यूटी में, यूटी यानी कि केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में, केंद्र प्रशासित जो राज्य है उन राज्यों में जो है राजनीतिक और प्रशासनिक विकास हो। इसके लिए हमने कौन सा शब्द अपनाया? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और यूटी प्लस राज्य भी हम यहाँ स्टेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे भारत क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक एक ऐसा सुदृढ़ प्रणाली बने कि जिसके संचालन में कोई बाधाएं ना आए और पूरा उसका संचालन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमने भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो है एक राज्यों के द्वारा मिलकर के एक संघ बनेगा, इस प्रकार की धारणा हमने ये अपनाई थी। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। तो दोस्तों यार चलो याद हुआ, पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ रहे हैं कि संघ जो है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने ये देखा है कि ये जो शब्द हमने लिया है कहां से लिया है? अमेरिका, यूएसए के
संविधान से कहें कि यूएसए के जो एक्ट आया था 1867 में, उस 1867 के एक्ट के द्वारा लिया है। दूसरा हमने क्या देखा कि इस शब्द को हमने लिया तो है, परंतु क्यों लिया है, क्या कारण था इस शब्द को लेने का, तो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करने के लिए। दूसरा, देश में राजनीतिक और प्रशासनिक विकास करने के लिए, ताकि जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो प्रणाली है वो नियम अनुसार यानी कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको लेकर के कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसको लेकर के हमारे अंबेडकर साहब ने क्या कहा है। तो हमारे अंबेडकर साहब का स्पष्ट कहना था कि वैसे तो भारत, ध्यान दीजिए दोस्तों, वैसे तो भारत संरचना के अनुसार, अगर संरचना देखते हैं कि भारत का जो संविधान बना है वो संविधान की जो संरचना थी बनने की, उसके अनुसार तो ये संघीय है। संघीय है, ठीक है, कैसा है, संघीय है। संघीय है अर्थात क्या, संघीय का मतलब होता है कि राज्यों ने आपस में मिलकर के एक संघ का निर्माण किया है। याद रखिए, संघीय अर्थात राज्यों ने आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण किया है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारा जो देश बना है वो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि लगभग 600 रियासतों को मिला करके हमारा एक देश बना है। ठीक है, तो ये बात हम कई बाद में करेंगे कि बहुत बड़ी दुख भरी कहानी भी है ये। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो संविधान है वो संरचना के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो वो संघीय है, परंतु उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से एक बार देखोगे तो वो सिर्फ आपको एक संघ नजर आएगा, सिर्फ एक संघ नजर आएगा। उद्देश्य देखिए कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था कि सब पूरे भारत भूमि, पूरे भारतीय क्षेत्र, जो सारे उपनिवेश, जो भारत उस समय उपनिवेशों में बटा हुआ था, जो रियासतों में बटा हुआ था, जो छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था, उस सबको समग्र करना। और याद रहे कि आगे चलकर भी उनके बीच में किसी भी मतभेद के कारण वो अलग ना हो पाए। ठीक है, और इसी कारण से उन राज्यों से, उन क्षेत्रों से को भारत में तो मिलाया, और उनको मिलाने के बाद में उनसे सारे अधिकार छीन लिए। कौन से अधिकार, उनसे मतलब केंद्र से पृथक होने के अधिकार छीन लिए। और जैसे ही राज्य के राज्य क्षेत्र से, राज्य के पास से ये अधिकार छिनता है कि वो केंद्र से पृथक यानी कि अलग नहीं हो पाएगा, वैसे ही संविधान कैसा बन जाता है, संघ बन जाता है, यूनियन बन जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी कहानी कि अंबेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि वैसे तो हमारे जो संविधान है वो संरचना के दृष्टिकोण से तो संघीय है, परंतु उद्देश्य के दृष्टिकोण से कैसा है, संघ है, एक यूनियन है। ठीक है, और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतीय संविधान परिसंघ ना होकर, परिसंघीय संविधान ना होकर के और संघात्मक संविधान है। इसको समझने से पहले एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा देखिए कि पूरे विश्व के संविधान 3 प्रकार के हो सकते हैं। या दोस्तों छोटी सी जगह में लिख रहा हूं मैं, इसको वापस रफ भी कर दूंगा। 3 प्रकार के संविधान हो सकते हैं। एक तो होता है आपका संघात्मक संविधान, ओके। दूसरा होता है परिसंघात्मक और तीसरा होता है एकात्मक। 3 प्रकार के पूरे विश्व में ये 3 प्रकार के ही संविधान पाए जाते हैं। इनमें से कोई सा भी एक संविधान हो सकता है। ठीक है, अब इन 3 संविधानों में से का कहने का अर्थ यह है कि देखिए, जो संघात्मक संविधान होता है वो कैसा संविधान होता है, जो किसी राज्यों के एग्रीमेंट के द्वारा, समझौते के द्वारा नहीं बनता, बल्कि केंद्र वहां पर प्रमुख होता है, केंद्र शक्तिशाली होता है, और केंद्र और राज्यों के बीच में हो सकता है वो शक्तियों का विभाजन हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी। ठीक है, संघात्मक में या राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। वहीं अगर देखा जाए तो परिसंघात्मक संविधान जो भी जिस भी देश का होगा, उसमें जो कुछ राज्य है वो राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, और संघ का निर्माण इसलिए किया जाता है और उसको ये अधिकार दिया जाता है कि जो राज्य है उन राज्यों के कुछ अधिकार केंद्र को दे दिए जाते हैं, कुछ कार्य केंद्र को दे दिए जाते हैं, और वो कार्यों में विदेशी जो लेन देन होता है, विदेशी व्यापार से संबंधित जो होता है, संचार होता है, इन सबकी जो मतलब क्या है कि जो सुरक्षा का मामला होता है, ठीक है, डिफेंस को लेकर के, डिफेंस, और दूसरा हो जाता है आपका
व्यापार, विदेशी व्यापार जो होता है और एक संचार, ये 3 क्षेत्रों में जो है आपको यहाँ पर केंद्र को अधिकार दे दिए जाते हैं और बाकी सारे अधिकार राज्यों के पास ही होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि राज्य मिलकर के केंद्र को कुछ अधिकार देते हैं, ना कि केंद्र राज्यों को। ठीक है। दूसरी बात, राज्य जब चाहे केंद्र से अलग हो सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र बना है वो उन राज्यों की सहमति से बना है। ठीक है। एक सेकंड। तो जो केंद्र बना है वो राज्यों की सहमति यानी कि उनके एग्रीमेंट से बना हुआ है। ठीक है। तो ये होता है परिसंघात्मक। और फिर हम बात करते हैं एकात्मक की। तो एकात्मक में दोस्तों राज्य होते ही नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन। ठीक है। इनका बहुत अच्छा उदाहरण है एकात्मक का ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। उस ब्रिटेन में सिर्फ केंद्र ही है। वैसे तो ये छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या नहीं होती कि उनको राज्यों की स्थापना करना पड़े, यानी कि उनका जो शासन होता है वो केंद्र के माध्यम से संचालित कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये होता है इन तीनों का मैटर। क्या आप तीनों को समझ पाए अच्छे से? संघात्मक क्या होता है, परिसंघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है? क्या तीनों क्लियर है आपके? तो बढ़े आगे। ओके। तो हम यह बात कर रहे थे, अंबेडकर साहब ने जो कहा है कि भारत जो है परिसंघात्मक ना होकर के संघात्मक है। सॉरी, परिसंघात्मक ना होकर के संघात्मक है। भारतीय संविधान परिसंघ नहीं है बल्कि संघात्मक है। क्यों? क्योंकि ये किसी राज्यों के समझौते से नहीं बना है, राज्यों के समझौते से नहीं बना है, बल्कि कैसे बना हुआ है? खुद की शक्ति से, संवैधानिक विधि से बना हुआ है, संवैधानिक उपबंधों से बना हुआ है। ठीक है। ओके। फिर आगे कहने का अर्थ है कि राज्यों को संघ छोड़ने का अधिकार नहीं है। संघ समझौते या परिणाम, समझौते का परिणाम नहीं है। स्पष्ट यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों, इसी को नोट डाउन कर लीजिए। अंबेडकर साहब का जो कहना है कि अंबेडकर साहब का कहना है कि परिसंघ, भारत जो है परिसंघ नहीं ना होकर के वो संघात्मक है। भारतीय संविधान कैसा? परिसंघात्मक ना होकर के संघात्मक है। क्यों है संघात्मक? क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का या संघ को छोड़ने का अधिकार नहीं है। दूसरा, जो संघ है, जो केंद्र है, वो समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक वो छोटी सी बात रह जाती है कि जो संघ है, ओके, जो संघ है, इस संघ में कौन कौन से राज्य, यानी कि उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? जैसा कि हमारा पॉइंट है राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ तो है। ठीक है। तो हम छोटा सा वो समझ लेते हैं कि जो ये संघ है पूरा, इस संघ में उसका क्षेत्र क्या क्या होगा, उसका क्षेत्राधिकार कौन कौन सा होगा। तो दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति समझते हैं। अरे भाई, हमारे देश में कौन कौन से, एक तो राज्य है। ठीक है। राज्य भी संघ में शामिल है। दूसरा, यूटी है जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। वो भी हमारे देश में शामिल है। साथ ही साथ देश क्षेत्र में शामिल है, सॉरी, क्षेत्र में शामिल है। तीसरा भी एक होता है जो कि अर्जित क्षेत्र होते हैं। अर्जित क्षेत्र फॉर एग्जांपल बोला जाए तो जैसे मान लीजिए कि गोवा, जब हम आजाद हुए थे तो आजादी के साथ ही गोवा आजाद नहीं हुआ था, बल्कि गोवा को हमने बाद में आजाद कराया था पुर्तगालियों से। ठीक है। तो उसको भी हम अर्जित क्षेत्र बोलेंगे। दूसरा, जैसे सिक्किम को देख लीजिए, सिक्किम भी बाद में शामिल हुआ था, जम्मू कश्मीर बाद में शामिल हुआ। तो ये सब कुछ क्षेत्र हैं जिनके लिए बाद में जगह छोड़ दी गई थी और वो भी इसमें आके शामिल हो गए। और यही भारत का पूरा यानी कि संघ का पूरा क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र। दोस्तों जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सिर्फ इतना सा आप नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। और इसका जो मैं बता रहा हूं, अपने मुंह से बोल रहा हूं, उसको आप समझते चलिए पॉइंटों को लेकर के। अब प्रॉमिस की एक बार वीडियो खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप जब बुक लेके बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें अंदर ही अंदर पूरी क्लियर हो चुकी होगी, पूरा याद हो चुका होगा। ठीक है। आप, मैं प्रॉमिस करता हूं, कभी नहीं भूल पाएंगे। क्लास देखने के बाद में आप इस टॉपिक को तो कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए रटा जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर भी काफी बड़ा है। ठीक है। लेकिन लंबाई से मतलब दोस्तों को पढ़ना है, याद करना है, तो फिर इससे मत भागिए, समय से मत भागिए।
बस बने रहिए वीडियो पे और चलने दीजिए और देखिए कि इस टॉपिक आपका कैसे मैं खत्म करवाता हूँ। छुटकी में पूरा ऐसे याद हो जाएगा, आपको रटा जाएगा हमेशा के लिए कि उसको कभी आप दिमाग से निकाल ही नहीं पाओगे। चलिए, तो पहला हमारा टॉपिक था, पहला पॉइंट था, सॉरी टॉपिक का पहला पॉइंट था, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका हम एक छोटा सा रिवीजन मान लेते हैं वापस से। राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। ये शब्द हमने कहां से लिया है? यूएसए के, अमेरिका के जो एक्ट था, जो ब्रिटेन ने लागू किया था जब अमेरिका को आजाद किया गया था, उस समय जो एक्ट आया था 1867, उससे लिया था। क्यों लिया था, क्या उद्देश्य था? तो एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करने के लिए लिया था, दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक विकास करने के लिए लिया था, ठीक है। और इस संबंध में भारत राज्यों का संघ होगा। इस संबंध में हमारे अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? तो अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय जो संविधान है वो अगर रचना की दृष्टि से हम देखते हैं, संरचना की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो संघीय हो सकता है, परंतु अगर हम बात करें किसकी, उसके उद्देश्य की, कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो वो संघ यानी कि यूनियन के उद्देश्य से बनाया गया था। और साथ ही उन्होंने बोला था कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान परिसंघात्मक ना हो करके संघात्मक संविधान है। क्यों? क्योंकि संघात्मक इसलिए है क्योंकि वहां राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ में जो है संघ जो बना है वो किसी राज्यों का समझौते से नहीं बना है, समझौते का परिणाम नहीं है। क्या ये पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका आपका? ओके, तो बढ़े सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट है कि भारत का, हम इसके अंदर सेकंड पॉइंट में भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में हम देखेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा थोड़ा सा आपको यहाँ एग्जांपल में समझा दिया था कि भारत का राज्य क्षेत्र कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं क्या है ये फंडा ही क्या है, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आएगा कि उस संघ का क्षेत्र क्या होगा, उस संघ का क्षेत्र क्या होगा। तो उस क्षेत्र के बारे में चलो हम समझते हैं। इसके अंतर्गत हम दो अनुच्छेदों को देखेंगे, दो अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 3। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें स्पष्ट वर्णन है, अनुच्छेद 1 सब अनुच्छेद 2 में स्पष्ट वर्णन है कि अनुसूची 1 में जितने भी राज्य वर्णित है, जितने भी राज्य उल्लिखित है, वो सारे राज्य भारतीय संघ के क्षेत्र में आएंगे। अब मैंने एक नया शब्द यहां पर आपको देखने को मिला है, अनुसूची। अब जैसा कि आपके पूर्व अध्ययन अर्थात प्रथम सेमेस्टर में आपने 100% आपने पढ़ा होगा अनुसूचियों के बारे में, संवैधानिक विधि से फर्स्ट में ही अनुसूचियों के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में है, ठीक है। प्रारंभ में कम थी लेकिन बाद में बढ़कर के वो 12 हो चुकी। प्रारंभ में 8 थी, बाद में 12 हो गई थी, ठीक है। तो उन 12 अनुसूचियों में जो प्रथम अनुसूची है, उस अनुसूची में जितने भी राज्य या यूटी लिखे गए हैं, वो सारे राज्य या यूटी हमारे संघ के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 सब अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेदों को भी याद करते चलिए दोस्तों। ये अनुच्छेद 1 के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि जो भी अनुसूची 1 में जितने भी राज्य क्षेत्र वर्णित है वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। किसमें? संघ के राज्य क्षेत्र में आएंगे। दूसरा कहा गया अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य क्षेत्रों का उपबंध, इसमें राज्य क्षेत्रों का उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? राज्य क्षेत्रों का उपबंध किया गया है। राज्य क्षेत्रों का उपबंध अर्थात ये किया गया है दोस्तों, जितने भी राज्य है भारत में, जितने भी भारत में राज्य हैं वो, सेकंड जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वो सभी, और जो भी अर्जित राज्य है, अर्जित क्षेत्र है जो हमने बाद में अर्जित किए हैं, वो सभी संघ के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ओके, ये क्लियर? तो दो अनुच्छेद आप ये फटाक से याद कर लीजिए कि भारत के राज्य क्षेत्र की जब हम बात करेंगे कि भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये दो अनुच्छेद 1(2) और 1(3) के अंतर्गत 1(2) में कहा गया है कि जो एक अनुसूची में, अनुसूची 1 में जो राज्य वर्णित है वो सारे राज्य भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। दूसरे में कहा गया है कि राज्य क्षेत्र यानी कि राज्य, यूटी और जो अर्जित क्षेत्र है वो सबके सब जो है इसके संघ के हिस्से में आएंगे, हिस्से में सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है आपका। नेक्स्ट कहा गया है कि दोस्तों देखिए, जब हम आजाद हुए थे, संविधान बनने से पहले
कुछ व्यवस्थाएं थी, कुछ ब्रिटेन के अधिनियम थे, उन अधिनियमों के तहत ही हमारा देश चल रहा था। ठीक है, अधिनियमों के तहत हमारा देश चल रहा था। और जब हम आजाद हुए, संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होते ही हमारा देश इतनी भिन्नताओं में बिखरा हुआ था, इतनी रियासतें थी कि उस देश को संविधान के अकॉर्डिंग पूरे देश को सिस्टमेटिक जमाना, पूरा केंद्रीकरण करना, उसका बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो उन सारी जटिलताओं को देखते हुए कुछ समय भी लिया संविधान सभा ने पहले ही कुछ समय लेते हुए उन्होंने कुछ सिंपल वे को अपनाया। ठीक है, जिससे कि बात को पहले केंद्रीकरण किया जाए, उसके बाद में उनको राज्य बनाया जाएगा। अब जैसे ये प्रोसेस समझिए कि सबसे पहले संविधान सभा ने क्या किया कि जितने भी राज्य था, जितना भी राज्य क्षेत्र था भारत का, उस पूरे राज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, उस 4 वर्गों में उसको सम्मिलित कर लिया। तो 4 वर्गों में विभाजित किया, पूरे राज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। उस 4 वर्गों में थे वर्ग का, वर्ग खा, गा और घा। ये 4 वर्ग दोस्तों ऐसे थे कि पहले जैसे ये प्रथम वर्ग, एक सेकंड, प्रथम वर्ग का, ये जो का वर्ग लिया, इस का वर्ग में उन क्षेत्रों को मिलाया जो कि सीधे ब्रिटेन यानी कि गवर्नर जनरल का जहां पर राज्य चल रहा था। ठीक है, कहने का अर्थ ये कि पूरे राज्य क्षेत्र में जहां ब्रिटेन का अधिकार था हमारे राज्य देश पर, तो उस पूरे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो स्वतंत्र थे, कुछ रियासतें स्वतंत्र थी, कुछ रियासतें ऐसी थी जो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती थी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि राजा तो वो रियासतों के ही होते थे, लेकिन काम ब्रिटेन के अधिकारियों के लिए करते थे, ब्रिटिश सरकार के लिए करती थी। ठीक है, तो कुछ ऐसी रियासतें थी, कुछ स्वतंत्र क्षेत्र भी हुआ करते थे, है ना। और वहीं पे ही कुछ ऐसा परफेक्ट जो कुछ कंप्लीटली ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे राज्य थे जो ब्रिटेन के गवर्नर जनरल जिस पे राज्य करते थे। तो जिस पर ब्रिटेन के गवर्नर जनरल राज्य करते थे, वो उन राज्यों को का वर्ग में डाल दिया गया। और ऐसे राज्य कितने थे? 10 राज्य ऐसे थे। ठीक है, सेकंड वर्ग आया उन बड़ी रियासतों का जो ब्रिटेन से स्वतंत्र थी, वो डाल, उसमें थे 8 राज्य। ठीक है, तो 8 उन रियासतों को खा वर्ग में डाला और गा वर्ग में उन छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर सबको डाला। इसमें 9 रियासतें थी। और घा वर्ग में अर्जित क्षेत्रों के लिए घा वर्ग बना दिया गया, जिसमें सिर्फ एक ही अर्जित क्षेत्र सम्मिलित उस समय था। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 वर्ग बनाए। 4 वर्ग बनाए दोस्तों, इसलिए बनाए थे, परमानेंट नहीं थे ये चारों वर्ग। ये चारों वर्ग भी इसलिए बनाए थे कि जैसे ही फिर हम एक अधिनियम बनाएंगे, आगे चलकर एक अधिनियम बनेगा जिसके द्वारा उस अधिनियम के माध्यम से फिर राज्यों को जो है आवंटन कर दिया जाएगा, राज्य स्थापित कर दिए जाएंगे। इन 4 कैटेगरी में से, इन 4 वर्गों में से राज्यों का जो है फिर गठन किया जाएगा। ठीक है, और आगे चलकर के वैसा ही हुआ। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अस्तित्व में आया। और जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम अस्तित्व में आया, तो वैसे ही जो 4 वर्ग घट करके कितने वर्ग हो गए? 2 वर्ग हो गए, जो आज भी प्रचलित है। पहला वर्ग है राज्य और दूसरा वर्ग है यूटी का, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का। और इसके अलावा तीसरा कोई वर्ग अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि राज्य, जैसे कि जो कंप्लीटली राज्य है और जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में जो है, अगर वर्तमान की हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन की के बाद की अगर हम बात करें, तो आज वर्तमान में 28 राज्य यहाँ अस्तित्व में है और 9 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 में से जम्मू कश्मीर राज्य को अब केंद्र शासित प्रदान दिया गया, विखंडित करके उसको बीच में से तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग अलग कर जैसे किया, दोनों को फिर यूटी बना दिया गया। वैसे ही 7 से या 9 हो गई यूटी, और केंद्र राज्यों की संख्या घट करके हो गई 28। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करेगा, शासक उसका कौन होगा, तो शासक जो है राज्यों में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। जहां विधानसभा होती है, विधान परिषद इच्छानुसार है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन विधानसभा होती है, विधानसभा का प्रमुख नेता होता है आपका मुख्यमंत्री यानी सीएम। ठीक है, वहीं अगर बात करें यूटी की, तो यूटी में दोस्तों आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज से समझ लीजिए कि यूटी में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, बल्कि यूटी का शासक, केंद्र शासित प्रदेशों का शासक जो है, राष्ट्रपति के द्वारा
जो है चुनकर आता है, राष्ट्रपति के माध्यम से वो नियुक्त होकर आता है। वो उनमें से दो में से कोई भी हो सकता है, या तो चीफ कमिश्नर हो सकते हैं या फिर उपराज्यपाल साहब हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का ही जो है राष्ट्रपति के अंडर में ये यूटी का प्रशासन संभालते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। दो चैप्टर इसमें, सॉरी, 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पॉइंट में हमने बात किया था कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें परिसंघात्मक को हमने देखा, संघात्मक को हमने समझा और एकात्मकता को भी देखा, और देखा कि ये शब्द हमारे भारत संविधान में क्यों लाया गया है, और साथ में इसका उद्देश्य क्या था, और इसके बारे में अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है। ठीक है, इस प्रकार से सारी बातें हमने इसके अंतर्गत की। और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि भारत का जो है राज्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या है, तो राज्य क्षेत्र के हमने अंतर्गत हमने ये 2 अनुच्छेदों को देखा, अनुच्छेद 1 का सब अनुच्छेद 2, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि जो भी अनुसूची 1 में वर्णित है वो सबके सब क्षेत्र, राज्य यानी यूटी हो या वो राज्य हो, वो सबके सब इसके अंतर्गत आएंगे। और दूसरा देखा हमने अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत देखा है कि कुछ जो उपबंध किया गया है उस क्षेत्र का, उपबंध के अंतर्गत राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र, इन तीनों को मिला करके सारा का सारा क्षेत्र जो है भारतीय संघ का एक क्षेत्र होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा है कि पूरे जो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो उस तैयार होते ही संविधान के उपबंधों के अनुसार पूरे राज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में बांट दिया था, का, खा और गा में। ठीक है, और का के अंतर्गत जैसे कि 10 राज्य थे, खा के अंतर्गत 8 राज्य थे, और गा के अंतर्गत जो है 9 राज्य थे, और घा में अर्ध क्षेत्र यानी कि एक ही राज्य उस समय सम्मिलित था। लेकिन और ये इसलिए बनाए गए थे चारों वर्ग भी, ताकि कि आगे चल करके कुछ समय बाद जैसे ये स्थितियां सामान्य हो जाए, वैसे ही फिर राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर के तहत ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके अनुसार ही आगे चल करके 1956 में 7वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ, और भारतीय संविधान संशोधन के तहत ही राज्य पुनर्गठन आयोग आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, 1956 में बनाया गया। उसके द्वारा ही जो है पूरे भारतीय जो क्षेत्र थे, चारों वर्ग थे, उनको समाप्त कर दिया गया। उनको समाप्त करने के बाद में 2 वर्ग बनाए, एक राज्यों का और एक केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक है, राज्यों में आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद की। ओके दोस्तों, क्या आपको ये पूरा कंप्लीट हो चुका है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।